सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। ये हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो बुक है उसका ही एक पार्ट है और आई थिंक ये लास्ट हमारा जो चैप्टर है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। सबसे पहले तो हमारी समझ में आना ये बहुत ज़रूरी है कि भाई डेमोक्रेसी है क्या। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले कुछ चैप्टर्स में और पूर्व क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पे इसका इंट्रो आपको दे देता हूँ कि जो इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये है क्या, ये कैसे है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है ना, स्टेट इज कैरिड आउट विद द कोऑपरेशन एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। यानी कि जो भी देश अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहता है, वो देश क्या होगा, वो लोगों के कॉपरेशन से, लोगों के सहयोग से और लोगों के कंसेंट से, यानी कि लोगों की सहमति से ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बिना उस कंट्री को आगे, अगर कोई कंट्री ऐसे बढ़ती है, लोगों से उनकी सलाह नहीं मांगी जाती है या उनका सहयोग नहीं मांगा जाता है, तो उस कंट्री को बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है और मैं जानता हूं कि आप लोग इस चीज को समझते हैं कि ऑलरेडी इस बुक में हम इतने सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग और उसके बनने की प्रक्रिया, इसके साथ साथ हमारे इलेक्शंस की प्रक्रिया, ये हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें पढ़ चुके हैं। हम केवल जानेंगे इस चैप्टर में कि एक्चुअल में डेमोक्रेटिक राइट्स हैं क्या और हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं। अब राइट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें भी हम केवल मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, उनकी ही बात करने वाले हैं। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है डेमोक्रेसी के बारे में? अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में कहा है कि डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट होती है जो इलेक्टेड होती है बाय द पीपल, और किसके लिए? फॉर द पीपल। होती भी लोगों के ही लिए है और लोगों के ही द्वारा इसको चूज किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा फेमस कह सकते हैं, ये आपकी एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो अब हम जो है वो राइट्स की तरफ बढ़ेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे कि राइट्स इन डेमोक्रेसी, व्हाट आर राइट्स, राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, राइट्स क्या होते हैं कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये कि राइट्स क्या है, वो एक तरह का क्लेम है, दावा है। किस बारे में? कि भाई एक पर्सन जो है वो दावा किसी दूसरे पर्सन पे भी कर सकता है और गवर्नमेंट के ऊपर भी कर सकता है कि भाई आपको ये किया जाना निश्चित किया गया है और आप इसको कीजिए। अब देखो आप कहोगे यानी कि ये तो एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जो है रूल चलाना हो गया। ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी पर्सन को, किसी ऑफिसर को ड्यूटी दी गई है कि आप लोगों के कोई डॉक्यूमेंट्स बनाइए। मान लीजिए आप जैसे तहसील में जाते हैं कहीं पे भी, उस पर्सन को दिया गया है उसकी ड्यूटी कि भाई आपकी ड्यूटी है, आपको ये पब्लिक का काम करना है। तो सीधी सी बात है, जो पब्लिक है यानी कि जो पर्सन है वहां पे जा रहा है, वो उसके ऊपर है ना, अगर वो पर्सन नहीं कर रहा है उस काम को तो वहां पे क्लेम कर सकता है कि भाई यू हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज यू आर असाइंड दिस, यू हैव असाइंड दिस ड्यूटी, है ना, आपको तो इस ड्यूटी को असाइन किया गया है। आई एम हैविंग द राइट टू बी डन दिस वर्क बाय यू, है ना, कि भाई ये काम आपके द्वारा किया जाना ही आवश्यक है। सेम हम गवर्नमेंट के साथ भी कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट हमारे किसी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं करती है, जो उनका वर्क है, एक्चुअली ड्यूटी है गवर्नमेंट की, तो हम गवर्नमेंट पे भी क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स को। देखिए कितनी बड़ी बात है डेमोक्रेसी में। किसी और तरीके की सरकारों में ये हम सोच भी नहीं सकते। All have equal rights, but a right is possible for a person which should not harm or hurt others. ये देखिए कितनी सुंदर बात है कि all have equal rights, सबके पास equal rights हैं, सबके मतलब सभी के, लेकिन but a right is a possible फॉर अ पर्सन, ये केवल उसी इंसान को मिलते हैं राइट्स जो उन राइट्स
की वजह से किसी दूसरे को हार्म या हर्ट नहीं करता है। मतलब ये नहीं है कि हमें बोलने का अधिकार है तो हम कुछ भी बोल दें और दूसरों को हर्ट कर दें। हम दूसरों को हर्ट या उनको किसी भी तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते। हमारे पास राइट तो है अपनी बातों को रखने का, है ना, लेकिन हम जो है उसमें दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे कि मैं क्लास में बताता ही हूँ आपको कि आप मान लीजिए एक हमारा राइट होता है टू रोम इन द कंट्री, मतलब हम कहीं पे भी अपनी कंट्री में जा सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाएं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेजर्स हैं, मान लीजिए आर्मी कैंट जैसी जगह है और आप कहें नहीं नहीं ये तो मेरी कंट्री का हिस्सा है, मैं तो यहाँ जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं हमारे राइट्स के ऊपर भी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब बात ही आती है भाई राइट्स दिए ही क्यों जाते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, क्या जरूरत है इसकी कि राइट्स दिए जाएं। ठीक है, सो राइट्स को दिए जाना जो है वो इसलिए जरूरी है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द एवरी सस्टेनेंस ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री को सस्टेन करने के लिए हमें जरूरी है राइट्स का होना। अगर राइट्स ही नहीं होंगे तो जो पब्लिक है वो अपने आप को जो है वो ऐसा महसूस करेगी कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। राइट्स अगर नहीं है किसी पब्लिक के पास में, उनके पास कुछ अधिकार नहीं है, तो देन उनका होना ना होना एक जैसा हो जाएगा, या फिर उस कंट्री में डेमोक्रेसी का होना एक तरीके से साबित नहीं हो पाएगा अगर लोगों के पास राइट्स नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें हमारे राइट्स की अपने कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप ये समझ पाए होंगे, ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको हम कई बार क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज फंडामेंटल राइट। भैया फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, है ना। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू अवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस। बहुत सारे राइट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या दिया जाता है, फंडामेंटल स्टेटस दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि भाई ये जो राइट्स हैं ये क्या है कि ये इनको कुछ ज्यादा ही स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जिनको इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार बोला करते हैं। ठीक है, मूलभूत अधिकार हम इन्हीं को कहा करते हैं, है ना। सो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास कौन कौन से मूलभूत अधिकार हैं। इनमें से हम केवल 2 की चर्चा आज करेंगे और बाकी की हम अपनी क्लास में करेंगे। जब आप लोग क्लास में उपस्थित होंगे तब हम इनके बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, है ना। एक तो बात यही है कि हम सब लोग जो है वो हमारे राइट्स को ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन हम, है ना, यहाँ पे हम अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। तो इस चैप्टर में बिल्कुल जब आप कक्षा में उपस्थित होंगे तब मैं आपको जो है इसमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में भी बताऊंगा। बट हमारा जो चैप्टर है वो अब आ रहा अभी हमारी केवल राइट्स के ऊपर है, तो हम यहाँ पे अभी वही लेंगे। राइट टू इक्वालिटी। अब देखिए, अब राइट टू इक्वालिटी किस तरह से काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किस चीज के लिए, किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब सब इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि जब लॉ की सामने बात आएगी, वैसे तो हमारे समाज में कुछ स्पेशल स्टेटस होते हैं, है ना, लेकिन जब लॉ के सामने बात आएगी या जब वोटिंग की बात आती है या किसी बेनिफिट लेने की बात आती है तो वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है या किसी भी चीज के लिए उसको लायबल माना गया है तो लॉ उसको ये भेद नहीं करेगा कि अरे इस पर्सन ने, ये पर्सन तो अमीर है, ये गरीब है, ये अगड़ा है, पिछड़ा है ना। देन नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ द लॉ, है ना। ऑल पीपल विल, है ना, उनको एक जैसा ही समझा जाएगा। ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड सेम। इट मीन्स दैट लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल, मतलब सभी को एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। किसके सामने, लॉ के सामने। अब इसमें भी जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। हमारा राइट टू इक्वालिटी बोलता है कि भाई सभी समान है, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस और रीजन। भाई ऐसा नहीं है कि ये इस राज्य से आता है तो इसको कुछ बेनिफिट मिलेगा या इस राज्य से आता है तो इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ये हो गया रीजन वाइज, है ना। सेम रिलीजन बेस भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन के पर्सन को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिले और दूसरे को कम मिले। सेम ये कास्टिज्म में भी हो जाएगा। सेम जेंडर वाइज भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तो बहुत बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव बीन मेड इट वेरी क्लियर कि सभी को जो है वो बराबर अधिकार मिले। ठीक है, इसी में जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म किया जाए, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी, और इसीलिए उन्होंने जो है इक्वालिटी को, राइट टू इक्वालिटी जो है प्रोवाइड करा दिया हमें। ठीक है, इसके बाद हम एक और राइट की बात करेंगे और देन फिर हम इसको आज के लिए इसमें फिनिश करेंगे इसको। राइट टू फ्रीडम। अब देखो, फ्रीडम किसको पसंद नहीं है? सबको फ्रीडम पसंद है। सबको चाहिए कि भाई हमें फ्रीडम मिले और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएं अपने कंट्री को या अपनी लाइफ में। सेम अभी हम यहाँ पे राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से टाइप की फ्रीडम्स यहाँ हमें दी गई हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि हमें बोलने की और अपने जो हमारे भाव हैं, जो हमारी सोच है, उसको एक्सप्रेस करने की। अब एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? केवल बोल के ही नहीं, लिख कर भी। यानी कि अगर बुक हम लिख रहे हैं या कोई मान लीजिए कोई आर्टिकल हम लिख रहे हैं, कोई एस्से लिख रहे हैं, या स्पीचेस के थ्रू भी हम कैसे भी स्पीच, यानी कि मान लीजिए हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, ये कहीं पे भी, तो अगर हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं और हम केवल जो है कुछ तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नहीं रोका जा सकता, है ना। ये हमारा सबसे बड़े अधिकारों में से एक है, फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मोस्टली क्या होता है कंट्रीज में, जो ऐसी कंट्री होती है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पे जब लोग अपनी बातों को रखते हैं तो सीधी सी बात है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो क्या करता है, वो इन बातों को सुनना नहीं चाहता। कोई भी नहीं सुनना चाहेगा अपनी बुराई, है ना। और जबकि सत्ता सारी कुछ हाथों में होती है तब तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो उन देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत बुरी कंडीशन होती है, मतलब वहाँ पे होती ही नहीं है ये, है ना। कोई अगर कोई मूवी बना देता है, कोई अगर कोई बुक लिख देता है और उसमें कुछ भी इस तरह का गवर्नमेंट के खिलाफ होता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो बुक्स वगैरह छपती ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है वो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमें राइट मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो ये आप समझे होंगे यहाँ पे, है ना। और इसके बाद आप देखेंगे असेंबली इन द पीसफुल मैनर, या असेंबल इन द पीसफुल मैनर। आपने देखा होगा गांधी जी ने कितने सत्याग्रह किए, लेकिन जब ब्रिटिश टाइम में ये हुआ करते थे तो ब्रिटिश ने इसको कुचल दिया करते थे। लेकिन हमारे भारत में अपना विरोध जताना गवर्नमेंट का खिलाफ या किसी और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी भी तरह के विरोध को जताने के लिए पीसफुल मैनर में असेंबली की जाती है, यानी कि हड़ताल जिसको हम कहते हैं, स्ट्राइक्स कह सकते हैं। इसके अलावा जो है धरना प्रदर्शन, आपने देखा होगा बहुत बार, है ना। पक्ष विपक्ष के लोग ज्यादातर इस तरीके की चीजों को अपनाते हैं, या कभी कोई सरकार अगर बात नहीं सुन रही है तो लोग इस तरीके की, है ना, असेंबल हो जाते हैं किसी एक जगह में, और इसी को जो है हम क्या बोलते हैं कि इसी को हम प्रोटेस्ट करना बोलते हैं। तो बच्चे, हमारे कंट्री में पीसफुली एक जगह इकट्ठा होना, है ना, कितनी भी गैदरिंग में, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ 20-50 लोग ही होने चाहिए, लाखों लोग, है ना, इकट्ठा हो सकते हैं। और वहाँ पे पीसफुली अगर इसको असेंबल किया जा रहा है और इसको एक तरह संचालित किया जा रहा है इसको, तो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, है ना। 2011 का गरन्ना आंदोलन, आपको, है ना, आपको तो याद नहीं होगा लेकिन आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कहीं से भी, है ना। और 2021 में हमारे किसान आंदोलन भी हुआ है, बहुत ही पीसफुली सब चीज़ें हुई और गवर्नमेंट ने उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनकी मांगों को माना भी। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। अभी यूनियन और एसोसिएशंस बनाना, यानी कि किसी भी तरीके की ग्रुप्स को बनाना, यानी पॉलिटिकल पार्टी भी आप बना सकते हैं, कोई यूनियन भी बना सकते हैं, जैसे किसान यूनियन होता है, टैक्सी यूनियन होता है ना, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी एक ग्रुप बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे डॉक्टर्स के एसोसिएशंस होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो बेटा ये बनाया जा सकता, कोई नहीं रोक सकता आप इनको, है ना। इवन आप टीचर KVS में भी आप देखेंगे तो टीचर्स के एसोसिएशन है, और इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है ना।
सो ये हमारे देश में एक और अधिकार है जो फ्रीडम, जो अधिकार है हमारा, उसके अंडर दिया गया है ना। ये हमारा जो राइट टू फ्रीडम है, इसके अंडर ही आपके इस वाले फ्रीडम को भी दिया जाता है। और देन हमारे पास एक और राइट है जो यहाँ पे है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको आज के लिए यहीं पे फिनिश करेंगे। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ट्रेड और बिजनेस। भैया हम कहीं भी जाके रह सकते हैं इस देश में, किसी भी हिस्से में। ऐसा नहीं है कि भाई कोई महाराष्ट्र का पर्सन कर्नाटका जाके रह रहा है तो वो उसको कहे नहीं नहीं ये तो तुम्हारा स्टेट नहीं है। नो बडी कैन से दिस, लाइक है ना, लाइक दिस, नो बडी कैन से लाइक दिस। सो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली इफ यू सी इन योर क्लास ओनली, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं और वो रहते भी हैं, है ना बच्चों। सो देन यू कैन see that they can do the different type of businesses in the different part of the country. So beta it is the importance of this, ठीक है। एंड देन आप इसके बारे में इसको पढ़ेंगे और ये जो राइट्स हैं इनको आप लिखेंगे। इट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल मिलेंगे क्लास में। थैंक यू सो मच।